शादी के बाद एक महिला ने पहली बार अपने पति से डिमांड की कि मेरा घूमने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं हवाई जहाज़ में बैठकर जाना चाहती हूँ। जब बात हवाई जहाज़ में बैठ के जाने वाली बात थी तो उसका पति कहता है कि ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। आखिरकार उसने गोरखपुर से और काठमांडू के लिए टिकट की व्यवस्था कर लेता है और टिकट की व्यवस्था करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर पड़ोसी मुल्क नेपाल पहुंच जाता है। वहां लगभग 3-4 दिन के आसपास रुकते हैं। वो महिला कहती है कि एक काम करो, आप तो जाकर अपना काम संभाल लेना और मैं अभी यहीं पर रुकना चाहती हूँ। मेरा यहाँ रुकने का बहुत ज़्यादा मन है। वो पति जब बात सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन महिला ने जब जिद पकड़ी तो आखिरकार पति को वहां से वापस आना ही पड़ा। पति वापस आ जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीत रहा था, लेकिन उसकी पत्नी जब वापस नहीं आती है, हालांकि उसकी जो पत्नी होती है वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप है या फिर फेसबुक है या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपडेट जरूर रहती थी, हर सूचनाएं का आदान प्रदान करती थी, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आती थी। आखिरकार करीब करीब जब 6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसटीएफ होती है वो गोरखपुर पहुंचती है और गोरखपुर पहुंचने के बाद एक खुलासा करती है कि जो महिला अभी तक जिसे लोग जिंदा समझ रहे थे, दरअसल वो तो मर चुकी है, उसका कत्ल हो चुका है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और पुलिस ने जब घटनाक्रम का खुलासा किया तो कातिल जो थे वो शहर के जाने माने एक डॉक्टर होते हैं और साथ ही उनके 2 सहयोगी होते हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, आरोपियों को जेल भेज दिया। लेकिन इस मामले में एक कमी रह गई थी, कमी थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नेपाल की सरकार से डिमांड की तो उस रिपोर्ट को पहुंचने का जो वक्त लग जाता है वो 7 साल का समय लग जाता है, लगभग 2600 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये दूरी जो होती है गोरखपुर से कास्की एक जिला लगता है, ये 302 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस पत्र को, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को 7 साल का वक्त लग जाता है। आखिरकार 7 साल बाद फिर से जब रिपोर्ट सामने आती है तो मामला फिर से हाईलाइट हो जाता है, तूल पकड़ लेता है और लोग ये कहने लगते हैं कि वो लड़की है क्या भूत है। वो 6 महीने तक जिंदा रहती है, उसके बाद फिर पता चलता है कि उसका तो कत्ल हो चुका है और 7 साल के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचानक से सामने आती है। फिर से लोगों को लगता है कि वो भूत है और अपना बदला हर हाल में आखिरकार लेकर ही रहेगा। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। पड़ोसी मुल्क नेपाल में एक जिला लगता है, इसका नाम है कास्की जिला। ये बात है जून का प्रथम सप्ताह था, साल 2018 की ये बात है। पोखरा लेखनाथ वहां पर एक जगह है और पोखरा लेखनाथ के अंतर्गत आने वाला देवराली शुंगती स्थित एक सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। और जैसे ही राहगीरों ने देखा तो राहगीरों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी और जब सूचना देते हैं तो पता चलता है कि वो लाश किसी महिला की लाश है। आखिरकार उसे कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इसके बाद फिर नेपाल की पुलिस ने आसपास के जितने भी थाने थे, जितनी भी जगह थी, सभी जगह पर एक सूचना भिजवाई गई कि ये जो महिला है इसके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो हमसे संपर्क करें। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीत जाता है, महीनों बीत जाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ संपर्क हो नहीं पाता। नेपाल के जो उच्च अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस के, वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं। वो कहते हैं कि इस महिला के नैन नक्श देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे क्या इसका ताल्लुकात बिल्कुल भी नेपाल से है ही नहीं। ऐसा लगता है पड़ोसी मुल्क यानी कि इंडिया से इसके ताल्लुकात हैं। एक काम करो, और इंडिया में भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ही कहीं की वो रहने वाली हो। इसके बाद फिर नेपाल की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ से संपर्क किया और एसटीएफ से संपर्क करने के बाद कहा कि हमें एक महिला की लाश मिली है, फोटो कुछ इस तरह से उसका दिखाई देता है, आप एक काम करो, इसके बारे में पता करने की कोशिश करो कि क्या मामला है। हमने तो अपने लेवल से काफी कुछ कोशिश कर ली है, लेकिन यहां से कुछ सफलता मिल नहीं पा रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ होती है इस फोटो को लेकर इसकी जानकारी फ्लैश कर दी जाती है, भेज दी जाती है, लेकिन हर कोई इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में एसटीएफ में ही तैनात एक सिपाही होता है जिसकी लखनऊ में पोस्टिंग होती है। एक दिन वो फोटो उस लड़की का उस सिपाही के सामने पड़ जाता है और जैसे वो सिपाही उस फोटो को देखता है, देखने के बाद बड़े अधिकारियों के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब ये लड़की तो कहीं देखी भाली से लग रही है, मैंने इसको देखा है। जैसे देखा वाली वाली बात आती है, वो पूछते हैं कि तुमने कहां देखा है। उसने कहा कि साहब कुछ साल पुरानी बात है, उसकी गोरखपुर में जब उसकी पोस्टिंग होती है तब वो एक बड़े डॉक्टर, जो शहर का एक जाना माना डॉक्टर होता है, उसका वो गनर होता है, उसी की सुरक्षा में लगा हुआ था। मैंने अक्सर उसके घर पर इस लड़की को आते और जाते देखा है, हो सकता है कि ये वही हो। जैसी बात उस लड़की की पहचान की आती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम रेखा श्रीवास्तव होता है। अब जब रेखा श्रीवास्तव वाली बात थी तभी यूपी एसटीएफ ने एक फैसला किया था कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यह मामला बहुत ही गोपनीय रूप से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होगा तब हम लोग सामने मीडिया के आगे फिर पूरी कहानी बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यूपी एसटीएफ ने यूपी पुलिस को इस बात से बिल्कुल भी अनजान रखा, खासकर गोरखपुर की पुलिस से, क्योंकि वो डॉक्टर जो होता है वो गोरखपुर का ही होता है। गोरखपुर में एक आर्यन हॉस्पिटल होता है और उसका एक मालिक जिसका नाम डॉक्टर डीपी सिंह। पुलिस ने भी इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और जब जांच पड़ताल करते हैं तो ये कहानी शुरू होती है 16 मई साल 2006 से।
ये बिलेंदरपुर एक जगह लगती है और बिलेंदरपुर में ही रिटायर्ड एक इंजीनियर होते हैं जिनका नाम हरे राम श्रीवास्तव होता है। इनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है और जैसे ब्रेन हैमरेज होता है तो घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद वो कहते हैं कि इनको हम कहाँ लेके जाएं। उनकी हालत वैसे भी साल 2001 से खराब थी, लेकिन उस दिन साल 2006 में 16 मई को उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। तत्काल ही पास में ही एक आर्यन हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर लेके जाते हैं, वहाँ पर एडमिट कराते हैं। बाकी घर परिवार के लोग तो अपने काम में बिजी थे, लेकिन उनकी जो बेटी होती है इसका नाम रेखा श्रीवास्तव होता है। रेखा श्रीवास्तव तीमारदार की तरह अपने पिताजी की बिल्कुल साय की तरह साथ रहती थी ताकि उनकी देखभाल कर सके। अब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं डीपी सिंह, जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो अक्सर अपने इस मरीज को देखने के लिए आते थे और जब वो मरीज को देखते थे तो यहाँ पर जो तीमारदार लड़की बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती पर डॉक्टर साहब लट्टू हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जहां है वहीं लड़की का पास में ही घर होता है और बार बार आना जाना लगातार चलता रहता था। पिताजी की दवा लेने के लिए जब आती जाती थी तो इस बात का घर वालों को तो भनक थी नहीं और डॉक्टर साहब ने भी किसी को भनक नहीं लगने दी। धीरे धीरे कब ये रिश्ते अनैतिक रिश्ते में बदल जाते हैं, प्यार में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जबकि डॉक्टर साहब खुद शादीशुदा होते हैं और उस लड़की का एडमिशन हो जाता है गोंडा में। जब बीएड की पढ़ाई कर रही थी तब डॉक्टर साहब को मिलने का और भी आसान मौका मिल जाता है। जब जब डॉक्टर साहब के अपने काम से छुट्टी होती थी गोंडा चले जाया करते थे, लड़की से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे और जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है तब डॉक्टर साहब ने एक दिन जब उस लड़की से जब दूरियां बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर शादी नहीं करोगे तो फिर देख लेना थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा के आ जाऊंगी। अब लड़की ने जिद पकड़ ली और आखिरकार मंदिर में जाकर उन्हें उनकी डॉक्टर साहब को मांग भरनी पड़ जाती है। लड़की की जब मांग भर देते हैं तब लड़की जब अपने घर पर वापस लौट कर आती है, इसी बीच में हालांकि उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि उसने डॉक्टर से मंदिर में जाकर शादी कर ली है, लेकिन एक कागज था उसके बैग से जब गिर जाता है तो उसका बड़ा भाई होता है, इसका नाम अमर श्रीवास्तव होता है। अमर श्रीवास्तव को वो कागज दिखाई दे जाता है और जैसे वो कागज देखते हैं तो पता चलता है कि लड़की के पास एक मोबाइल है और मोबाइल भी वो पोस्ट पेड कनेक्शन होता है। उन्होंने अपने स्तर पर जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो वो शहर के जाने माने डॉक्टर के नाम से सिम कार्ड होता है। घर में बस इसी बात को लेकर बवाल मच जाता है और वो लड़का जो होता है अपनी बहन से कहता है कि उस डॉक्टर के साथ इर्द गिर्द भी मत दिखाई देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हालत ये पैदा हो जाती है कि रेखा ने अपने ही परिवार से नाता तोड़ लिया और तोड़ने के बाद सीधा सीधा डॉक्टर साहब के बिल्कुल पूरी तरह से संपर्क में आ जाती है और यहां से वो संपर्क में आने के बाद अब शहर के ज़्यादातर लोगों को पता चल जाती है और ये बात पता चल जाती है डॉक्टर साहब की जो पत्नी होती है उषा को भी ये बात पता चल जाती है। उषा इस बात पर बहुत ज़्यादा विरोध करती है। तब डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं, लेकिन तब तक वो एक मकान लड़की अपने नाम करवा चुकी थी। सरस्वतीपुरम विषया एक जगह लगती है, थाना शाहपुर लगता है, गोरखपुर का ही वो हिस्सा है। वहां पर उस लड़की ने अपने नाम से एक मकान ले लिया था, वहीं पर वो रहने लगती है। लेकिन डॉक्टर साहब लगातार इस महिला से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और वो आखिरकार जब धीरे धीरे करके दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की किसी न किसी बात पर उनके पास आने की कोशिश करती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी, उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करती थी। आखिरकार लड़की थोड़ा दूर हट जाती है। इस लड़की की जिंदगी में एक और व्यक्ति आ जाता है, एक और आ जाता है। इस तरह से उसकी जिंदगी में कई व्यक्ति आ जाते हैं, लेकिन इस बात का किसी को भनक नहीं लगती है। अब इसी बीच में जो परिवार में लगातार इस तरह की बदनामी की बातें जब सूचना मिलती थी, बिलेंदरपुर में जो परिवार रहता था तो परिवार ने वो मकान बेचा। बेचने के बाद वो दूर चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि हमसे किसी भी कीमत पर अब तुम संपर्क मत रखना, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जिस तरह से तुमने हमारी इस इलाके में बदनामी करा दी है, हम बहुत ज्यादा तुमसे दुखी हैं, परेशान हैं। एक बार डॉक्टर साहब का अपनी ही पत्नी से विवाद हो जाता है, वो भी शायद थाने चले जाती हैं। जब वो पत्नी से विवाद हो जाता है तो पता चलता है कि जिस लड़की से उन्होंने मंदिर में शादी की है, फिर से डॉक्टर साहब उस लड़की यानी कि रेखा श्रीवास्तव के पास पहुंच जाते हैं और फिर से उन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जैसे फिर से नजदीकियां बढ़ती हैं तो एक बार फिर से ये महिला इन डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। इधर डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल कर रही थी और डॉक्टर साहब उसने बिल्कुल साइड में रखे हुए थे, उनसे बातचीत करती थी, मिलना जुलना सब होता था। लेकिन इस लड़की को बिहार के गया का रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम मनीष सिन्हा होता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। एक तरफ वो उस बिहार के गया का रहने वाला मनीष सिन्हा से प्यार हो जाता है, उधर डॉक्टर साहब से प्यार करती थी, उनसे मंदिर में शादी कर ली थी और शादीशुदा होने के बावजूद भी साल 2018 में फरवरी का महीना होता है, बिहार के गया के रहने वाले मनीष सिन्हा से भी वो शादी कर लेती है। मनीष सिन्हा शादी हो जाती है, करीब करीब 5 महीने बीत जाते हैं। लेकिन इस बीच में जब भी उस रेखा श्रीवास्तव को मौका मिलता था तब तक वो डॉक्टर साहब से पैसे